देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। और इसमें जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू। देखो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है। जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म जब अपना बिजनेस क्या करती है बेटा, सेल करती है इसको तो कंपनी और कन्वर्ट इनटू अ कंपनी। तो उस इवेंट को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, पहले तो आप इस इवेंट को क्या नाम देंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो समझिए एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, हम उसको यहाँ पर बोल रहे हैं। बात समझाइए। जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस किसी कंपनी को सेल कर दे या कंपनी में क्या कर ले, कन्वर्ट करा ले, क्या करवा ले, तो उस इवेंट को हम यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लेकिन जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है ऐसे नहीं कभी भी हमेशा कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट होता है ना। आज हमारे कोटा में देख लो कई कोचिंग इंडस्ट्रीज लाइक एज ए सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट हुई वो, और आज कुछ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, कुछ कंपनीज पब्लिक लिमिटेड क्या मार्केट में रजिस्टर्ड, राइट, है ना। आप ये ऑनलाइन एजुकेशन को देख लीजिए, ठीक है, बायजूस है, अनअकैडमी है, ये सब कुछ क्या है, स्टार्टअप्स है। और धीरे धीरे आज इन्होंने अपना फॉर्मेशन किसमें ले लिया है, एज ए कंपनी ले लिया है। ये बात समझ में। तो जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म को आप कंपनी में क्या करवा लेते हैं, कन्वर्ट करवा लेते हैं, या अपना बिजनेस किसी कंपनी को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। हालांकि कन्वर्जन को भी क्या बोलेंगे, हम सेल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो बिजनेस की एंटिटी क्या हो गई है, चेंज। आज सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म में अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट करवाया, तो इसको अपने अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे बेटा, क्लोज करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे बेटा। हाँ यार, वास्तव में नहीं है, अपने अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। और क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नेट एसेट्स, मतलब बैलेंस शीट बनाकर क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नेट एसेट्स। और जब ये कंपनी में अपना हिस्सा लेंगे, मतलब शेयर कैपिटल, कंपनी में अपना हिस्सा लेंगे शेयर कैपिटल में, तो उस नेट एसेट के बेसिस पर ही तो कंपनी में अपना हिस्सा लेंगे, आया ना। इसी के अकॉर्डिंग ही तो कंपनी से इनको क्या मिलेगा, परचेज कंसिडरेशन। और तो एंटिटी चेंज होगी, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ऑफ द क्या हो गई है, कंपनी हो गई है। तो ये बिजनेस तो एक तरीके से बंद ही हो गया ना आपका, और एक नया बिजनेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आप इसको क्या बोल सकते हो, वेंडर फर्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वेंडर फर्म बोल सकते हो, मतलब बेचने वाला बिजनेस। और ये क्या कहलाएगी, आपकी परचेजिंग कंपनी कहलाएगी। कहलाएगी नहीं कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी कहलाएगी। और ये एक तरीके से इसका बिजनेस क्या कर रही है बेटा, खरीद रही है। क्या कर रही है, भले मैंने अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया, तो कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया, अब मेरी कैपिटल नहीं रहेगी, अब मुझे क्या मिलेगी, शेयर कैपिटल मिलेगी। कंपनी मुझे क्या इशू करेगी, शेयर कैपिटल इशू करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो वो किस बेसिस पे करेगी, जो पैसा मैंने बिजनेस में क्या कर रखा था, लगा रखा था, जो मेरी नेट एसेट्स है, उसी के बेसिस पे तो मुझे कंपनी शेयर कैपिटल अलॉट करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो एक तरीके से कंपनी ने आपका बिजनेस आपसे क्या कर लिया बेटा, अक्वायर कर लिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग तो हमें पढ़नी है, लेकिन मैं सबसे पहले छोटा सा टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, क्या प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट और लॉस। क्या प्रॉब्लम है समझिएगा, राइट। आज ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या कंपनी है, सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप बिजनेस है बेटा, ठीक है। ये अपना बिजनेस कंपनी में क्या कर रही है, कन्वर्ट करवा रही है। क्या कर रही है, कई सालों से चल रहा है बिजनेस,
कई सालों से बिजनेस ही चल रहा है बेटा हमारा, ये बात समझ में। लास्ट अकाउंट्स हमने क्लोज किए थे, लास्ट अकाउंट्स हमने क्लोज किए थे 31 मार्च 2019 को हमने लास्ट अकाउंट क्लोज किए थे। लास्ट अकाउंट क्या किए थे? क्लोज किए थे। ये बात समझ में? हाँ यार। अब सुनना, इसने क्या करा है यहाँ पर, ये अप्रैल, मई और जून, 1 जुलाई को अपना बिजनेस एज ए कंपनी क्या करवा लिया, इनकॉर्पोरेट करवा लिया, राइट। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, क्या है बेटा? ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। इस दिन इसने अपना बिजनेस एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा लिया, एज ए कंपनी क्या करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया। करवा लिया नहीं करवा लिया? ये बात समझ आया? अब सिस्टम क्या होना चाहिए आप घर से समझिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, यहां पर वापस से अकाउंट्स क्या होने चाहिए बेटा, क्लोज होने चाहिए। आपकी बैलेंस शीट बननी चाहिए, है ना? बैलेंस शीट बनकर क्या पता लगनी चाहिए बेटा, नेट एसेट। और इस नेट एसेट्स के बदले आपको क्या मिलना चाहिए, परचेज कंसिडरेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए परचेज कंसिडरेशन। समझ रहे? इस बिजनेस को खरीदने के लिए कंपनी आपको कितना पेमेंट करेगी वो मिलना चाहिए, और वो किस बेसिस पे मिलेगा पीयूष? नेट एसेट के बेसिस पे मिलेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, ठीक है, एक साधारण सा अकाउंटेंट अपने यहाँ मेंटेन कर रखा है, लेकिन अकाउंटेंट हाई फाई नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई? अभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट हम मेंटेन करेंगे, समझ में बात? लाइक नो डाउट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, क्योंकि हम जब जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं तो हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हमको क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो अकाउंटेंट हमारे पास में था उसने एक सलाह दी, मैं मजाक के तौर पर आपको इस चीज को समझना इस चीज को। उसने क्या सलाह दी यहाँ पर कि सेठ जी अभी तो अप्रैल मई जून 3 महीने हुए, स्टेशनरी खरीदे हुए हैं। स्टेशनरी मतलब वही लेजर अकाउंट, अभी तो ये पूरे के पूरे खाली पड़े आया ना, पासन नहीं है। वैसे वो सिस्टम क्या होना चाहिए, पुराने खाते बंद होने चाहिए, नए खाते बनने चाहिए, नए अकाउंट ओपन होने चाहिए, आया ना। उसके बाद 3 महीने में पूरे खाते क्या पड़े, खाली पड़े। अभी तो आप इन्हीं किताबों को क्या रहने दीजिए, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या रहने दीजिए, कैरी ऑन रहने दीजिए, चलने दीजिए, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चलने दीजिए, आया ना। पासन नहीं है, क्या फर्क पड़ा, नाम तो चेंज हुआ है, यही बोला उसने। क्या बोला, एज ए सोल प्रोप्राइटर चला रहे थे, हमारा नाम क्या हो गया, तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, यही नाम हो गया। नाम चेंज हुआ और क्या हुआ, काम तो वही कर रहे हैं अभी हम, वही माल खरीद रहे हैं, वही माल बेच रहे हैं, सब चीजें वैसी की वैसी चल रही, तो चेंज क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसने क्या कहा, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या रहने दिए, कैरी ऑन। यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज होने चाहिए थे, उसको ये भी बात नहीं पता है, ये बात समझ में पता है तो चीज इसी बातों को करना नहीं चाह रहा कुछ भी। उसने सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या रहने दिए, कैरी ऑन रहने दिए, ये बात समझ में। अब आपके अकाउंट्स को क्लोज होने बैठा दिया, अगले अकाउंट्स का क्लोज होंगे 31 मार्च 2020 को क्लोज होंगे। और इस बीच में यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या कर चुके थे, मेंटेन कर चुके थे, प्रोफेशनल अकाउंटेंट रख चुके थे यहाँ। अब उस अकाउंटेंट ने देखा, चलो ठीक है, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैरी ऑन किए, यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज किए। उसने यहाँ पर देखा कि जो अप्रैल मई जून 3 महीने का पीरियड है, कितने महीने का पीरियड है, ये कंपनी से इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड है। मतलब ये बिजनेस कंपनी ने नहीं किया, ये बिजनेस किसने किया है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। ऑब्वियसली जिसने मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 3 महीने बिजनेस चलाया है, प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कमाया तो यहाँ पे नेट एसेट्स क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाएंगी, तो उसका परचेज कंसिडरेशन भी बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। इसका एडवांटेज कंपनी को मिलना चाहिए या मिस्टर एक्स को मिलना चाहिए, मिस्टर एक्स को मिलना नहीं। बात समझ में आया ना, बात समझ नहीं है। यहाँ पर जितने भी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाए, उसमें कंपनी का कोई राइट नहीं है। देखो रखेगी तो कंपनी, प्रॉफिट्स कंपनी के पास ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा, ये बात समझ में।
हाँ यार, क्योंकि कौन चला रहा है कंपनी, मिस्टर एक्सेल चला रहा है। बट ये होता है देखो, कंपनी में हम बात करते हैं, कंपनी में डिविजिबल प्रॉफिट करके नाम चीज होती है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझ रहे, ऐसे प्रॉफिट जिनसे आप डिविडेंड क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर। तो अकाउंटेंट क्या बोलता है, जो हमारा प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोलता है कि जो 3 महीने की प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट्स कंपनी ने अर्न नहीं किए। तो जो आपने 12 महीने की प्रॉफिट निकाले उसमें 3 महीने की तो क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन क्या है, जबकि 9 मंथ्स के प्रॉफिट क्या है, क्या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट्स हैं। तो आप इन 3 महीने की जो प्रॉफिट है, इन 3 महीने के जो प्रॉफिट है प्री इनकॉर्पोरेशन के, या इसको क्या बोलते हैं, जो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या बोलते हैं। अगर ये प्रॉफिट है क्या है, तो इसको कहां ट्रांसफर कर दीजिए आप, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। और अगर लॉस है तो आप इसमें क्या क्रिएट कर लीजिए बेटा, गुडविल क्रिएट कर लीजिए। ये बात समझ में आया। अब उसने कह तो दिया क्या, लेकिन वास्तव में ये कैपिटल रिजर्व या गुडविल में ही जाना चाहिए क्या, बात समझ में नहीं। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ, छोटी सी बात समझना। देखो अब सुनना, यहाँ तो आपने अकाउंट्स क्लोज नहीं किए, आपने सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या रख दिया, अब तक आपकी बैलेंस शीट में क्या नजर आ रही थी, कैपिटल। लेकिन अब आपको शेयर कैपिटल दिखानी पड़ेगी ना बेटा, तो अल्टीमेटली आपको अकाउंट्स को क्या करने पड़ेंगे, एज ए कंपनी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, जब हम परचेज कंसीडरेशन देंगे तो यहाँ तो अकाउंट्स क्लोज हुए ही नहीं, आपके हुए क्या। तो परचेज कंसीडरेशन कौन सी बैलेंस शीट को देखकर डिसाइड किया होगा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने कौन सी बैलेंस शीट को देखकर ये डिसाइड किया होगा कि इस सोल प्रोप्राइटर को या पार्टनरशिप को कितना मिलना चाहिए नए बिजनेस में शेयर। नहीं बात समझ में, कौन सी बैलेंस शीट को देखकर डिसाइड किया होगा, बताइए आप। यही तो बैलेंस शीट है, इससे पहले इसके बीच में कोई बैलेंस शीट बनी नहीं, यहाँ तो बिजनेस कंपनी का चल ही रहा है। तो इस बैलेंस शीट को देखकर तो डिसाइड नहीं करेगा, इस बैलेंस शीट को देखकर डिसाइड किया होगा, है ना। मान लो इस दिन इसकी नेट एसेट्स, इस दिन इसकी नेट एसेट्स कितने की थी, 15 लाख रुपए की। हाँ यार, इस दिन इसकी नेट एसेट्स कितने की थी, 15 लाख रुपए की थी। और हमने यहाँ पर परचेज कंसीडरेशन दिया, समझना, 18 लाख रुपए दिए, 18 लाख। तो कितने रुपए की गुडविल आएगी। जब आप नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट करते हैं, याद करो इशू ऑफ डिबेंचर में हमने सीखा, इशू ऑफ शेयर्स में हमने सीखा, बिजनेस परचेज करते हैं अपन। तो जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं और उसकी नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो किसका पेमेंट होता है, गुडविल का पेमेंट होता ही नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे कितने की गुडविल रिकॉर्ड कर लिया, 3 लाख की गुडविल रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन ये गुडविल यहाँ से डिसाइड नहीं होनी चाहिए, ये गुडविल यहाँ से डिसाइड होनी चाहिए। हाँ यार, इस दिन बैलेंस शीट बननी चाहिए थी, लेकिन इस दिन तो आपने स्टॉक पिच लगाया ही, आपने तो सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या देने दिया। अब आपने क्या करा, ईयर का एंड है, तो आपने तो 3 महीने और 9 महीने के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किए। तो 3 महीने में यहाँ पर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। समझना इस चीज को, आया ना। ये चलो एक काम करो, मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे लॉस बताता हूँ। 1 लाख रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, हो गया 1 लाख रुपए का क्या हुआ है। तो एक बार बताओ, यहां से लेके यहां तक 1 लाख रुपए का लॉस है। इस दिन नेट एसेट्स कितनी पीयूष, तो इस दिन कितनी होनी चाहिए नेट एसेट्स आपकी, जवाब है मेरे पास में, कितनी होनी चाहिए, 14 लाख होनी चाहिए ना। और हम परचेज कंसीडरेशन कितना दे रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन कितना दे रहे हैं, 18 लाख दे रहे हैं। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि हमारा परचेज कंसीडरेशन 18 लाख है और इस दिन नेट एसेट 14 लाख की होनी चाहिए थी, क्योंकि इस पीरियड में क्या हो गया आपका, तो दैट मींस आपकी गुडविल कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, 4 लाख की, और आपने कितनी रिकॉर्ड करी अब तक, तो वो 1 लाख की गुडविल कहां रिकॉर्ड होगी, जब आखिर में आपको पता चलेगा कि 1 लाख का क्या हो गया है, लॉस हो गया, तो उस समय रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझते हैं, हाँ यार। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, देखो कैपिटल रिजर्व और गुडविल एक ही बात होती है बेटा। गुडविल का डेबिट बैलेंस गुडविल कहलाता है, गुडविल का क्रेडिट बैलेंस कैपिटल रिजर्व कहलाता है। कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व का डेबिट बैलेंस क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। दैट मींस जो परचेज कंसीडरेशन
आपको इस बैलेंस शीट को देखकर डिसाइड करना था, वो आपने इसको देखकर डिसाइड किया। तो ये जो डिफरेंस है इसका एडजस्टमेंट आप ईयर के एंड में करते हैं, और ईयर के एंड में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा उसको आप कैपिटल रिजर्व और गुडविल में ट्रांसफर करेंगे। ये बात समझ में है? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। ये बात समझ में आया ना? चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मेरे को बुक दे देना, आप दे देना। वंशिका आवाज आ रही है मेरी? वंशिका? यस सर। तो बेटा हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी क्लास में लेट आते हैं? यस सर, वो थोड़ा सा लेट हो गई मैं आज। हाँ, चैप्टर ही निकल गया तुम्हारा। चलो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी ना, आज की ना, ठीक है? अब पिछले चैप्टर ओके। कैसे चल रहे हैं आपके बेटा? क्लेम वगैरह में क्या पोजीशन है इंश्योरेंस क्लेम में? इंश्योरेंस क्लेम में क्या पोजीशन है हमारी? कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, कुछ बता सकते हैं? हाँ सर, कर रहे थोड़ा थोड़ा। तो अगर उसकी भी कोई क्लासेस वगैरह चाहिए हो बता देना मुझे, भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके, हाँ ओके सर। मतलब हमको बोलना पड़ेगा ना, हाँ नहीं? चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझ में आ गया कितना? पीयूष, अभिजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको आगे बढ़िया समझ में? मैसेज कर दीजिए मुझे, चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए आप। अभिजीत, पेज नंबर 6.19 पे आ जाए आप, 6.19 पे, ठीक है? पेज नंबर 6.19। अभिजीत आवाज आ रही है बेटा? चलिए, पेज नंबर 6.19, पेज नंबर 6.19, ठीक है? राइट? देखिए क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, according to the Companies Act 2013, a company comes into existence
only from the date on which certificate of incorporation is obtained by, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में कब आती है, जब उसको अपनी इनकॉर्पोरेशन का क्या मिल जाता है बेटा, सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट मिल जाता है। यही बात समझ में आया ना? ये थ्योरी के कुछ पेजेस है, मैं आपको पर समझा रहा हूँ, राइट। इन्हीं से हमारा एक आगे क्वेश्चन होंगे बेटा। इफ एनी कंपनी हैज परचेज्ड द रनिंग बिजनेस, अगर कोई भी कंपनी अपना रनिंग बिजनेस खरीद रही है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ऑब्टेन्ड लेटर ऑन, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मिल रहा है, बाद में मिल रहा है, कब मिल रहा है? Then profit earned till the date of such certificate will be known as profit or prior to incorporation. इससे एक बात और समझाइए, ध्यान देना। कि कंपनी क्या कर रहा है, कोई चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, अब हमें उसको कंपनी में क्या करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट क्या आ रहा है, लेट आ रहा है। तो हम कंपनी का एग्जिस्टेंस कब से मानेंगे? डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मानेंगे। अच्छा, एक बात और होती है, आप वो भी समझ लीजिए। अब जैसे मान लो हमने कंपनी में बिजनेस क्या करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया इंजन। अब यहाँ पर आपको पता है, जैसे पब्लिक लिमिटेड की बात करोगे, पब्लिक कंपनीज के लिए बात करो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। क्या इशू करेगी? और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जब तक उसको 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, तब तक उसको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट, तो बिजनेस तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब मान लो उसको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर को मिले, तो मैं रिलेवेंट डेट क्या लूं, मतलब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को बांटने के लिए 1 जुलाई नहीं, 1 अक्टूबर लूं। हमने कहा हमें 1 जुलाई ही लेनी है बेटा, बासा नहीं है। देखो ये बिजनेस तो हमने कहा कई सालों से चल रहा है, यहाँ पर कंपनी का क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, कि यहाँ से कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। भले उसको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट कब मिला हो, 1 अक्टूबर को मिला हो, ठीक है। तो ये भी एक बात आती है हमारे यहाँ पर। तो चलिए आगे देखिएगा। If any company is purchasing a running business, a certificate of incorporation is obtained later on, मतलब आपको certificate of incorporation बाद में मिलता है, then profit earned till the date of such certificate will be known as the profit prior to incorporation. Whenever a running business is purchased, company should record the transactions in the separate books from the date of incorporation, so that profit prior to incorporation is easily ascertained. अब इसने क्या बताया कि जैसे आपने एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया, तो आपको अपने ट्रांजैक्शंस एक नए अकाउंट्स में क्या करने चाहिए, कैरी ऑन करने चाहिए, जिससे इजीली आप प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशंस कैलकुलेट कर सके। बट समटाइम्स इट इज नॉट डन, एंड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इंक्लूड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आल्सो। तो मैंने बताया ना, हमने सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या रहने दिया बेटा, कैरी ऑन रहने दिया। अब आखिर में पता चला कि 12 महीने का प्रॉफिट एक साथ निकल कर आया, जिसमें 3 महीने का प्रॉफिट तो क्या है, 3 है, और 9 मंथ का क्या है बेटा, कॉस्ट है। तो इसको कैसे बांटे? फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी परचेज द रनिंग बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2019, जैसे मैंने ये एग्जांपल जुलाई लिया है, राइट, and open new books on the same date, obtain certificate of incorporation on 1st November 2019. If company prepare its statement of P&L on 31 March 2020, then the profit from 1st July 2019 to 31st October 2019 will be known as profit prior to incorporation. तो यहाँ पर भी ये बात बताई गई है बेटा कि अगर आपका बिजनेस 1 जुलाई को खरीदा है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को रिलेवेंट डेट लिया गया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ही रिलेवेंट डेट लिया गया है बांटने के लिए। भले आपने बिजनेस 1 जुलाई को खरीदा, लेकिन इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 1 नवंबर को हुआ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई अगस्त 4 महीने का प्रॉफिट क्या कहलाएगा, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। ये बात समझ में हाँ या ना? Now a question arises, why to ascertain the profit prior to incorporation separately when such profit also belongs to a company? It is necessary as the profit prior to incorporation is treated as capital profit and company cannot distribute any dividend out of it. अब बात ये आती है कि आप ये कर क्यों रहे? तो हमने ये बताया कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, और उससे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। बात समझ नहीं है? उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल। प्रॉफिट तो हमारा ही है, रखेंगे अभी, लेकिन फिर भी उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सच प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व
which can be used to write off the goodwill or other capital losses. उनको goodwill को write off करने के लिए, other capital losses को write off करने के लिए हम काम में ले सकते हैं. If instead of profit there is a loss prior to incorporation, then such loss can be transferred to the goodwill account. अगर profit होगा तो capital reserve में जाएगा बेटा, loss होगा तो कहाँ transfer कर देंगे? goodwill account में transfer कर देंगे. Steps to ascertain the profit prior to और post incorporation, ये कुछ steps है जो कि profit prior to incorporation और post incorporation को पता करने के लिए काम में ली जाती है. और ये सारे के सारे steps आप रजिस्टर में नोट कर लेना बेटा आज, क्योंकि यही मैं नोट करवाऊंगा. तो बेटर है कि आप इसको क्या करें, घर पे जाकर दोबारा से अपने रजिस्टर में नोट कर लें, जिससे एक बार और आपको पढ़ने में आ जाएगा. तो मैं समझा रहा हूं आज, राइट. देखिएगा, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू ascertain profits prior to or post incorporation. ठीक है, राइट. हमने कहा ये कुछ स्टेप्स है प्रॉफिट और कॉस्ट, प्रायर और पोस्ट प्रॉफिट पता करने के लिए. ठीक है बेटा. फर्स्ट, एट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L विल बी प्रिपेयर फॉर द पीरियड. सीधी सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया जाएगा पीरियड के लिए. When स्टेटमेंट ऑफ P&L इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द ईयर, द वर्ड फॉर द पीरियड एंडिंग विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फॉर द ईयर एंडिंग. अगर पूरे साल का नहीं है बेटा, 9 महीने का ही है, 10 महीने का ही है, तो आप फॉर द पीरियड एंडिंग लिखेंगे. क्या लिखेंगे? So statement of P&L may be prepared for a period less than or more than 12 months. In above example, it will be prepared for the 9 months, that is from 1st July to 31st. तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? For the 9 month ended या for the period ended लिखेंगे. कोई दिक्कत? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझा रहा है. Gross profit will not be ascertained in new format of statement of P&L as per schedule 4. आपको बोला कि gross profit आपको नए फॉर्मेट में नहीं तैयार करना है. gross profit तो आपको पुराने फॉर्मेट से ही निकालना है बेटा, ट्रेडिंग P&L बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बना के, सॉरी. ठीक है, बिकॉज नो सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन दिस फॉर्मेट, सो ऑल आइटम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी स्टॉक इन ट्रेड, विल बी अपॉर्शन ऑफ द सेल्स रेशियो. अब ये क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान देना. आपके पास में यहां से लेकर यहां तक की, आपके पास में यहां से लेकर यहां तक की बात नहीं है. आपको क्या दे रखी है? परचेज दे रखी है बेटा. आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं. क्या दे रखे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं. आपको यहाँ तक की क्या दे रखी है? सेल्स दे रखी है. तो आप एक काम करेंगे, जैसे इस एग्जांपल की बात करो, इस एग्जांपल में आप 3 महीने की सेल पता कर सकते हैं. आपने साल भर सेल की ना, तो यहाँ तक की सेल कितनी पता लगा सकती है, और आप 9 महीने की सेल पता कर सकते हैं. आया ना? बात नहीं है. तो ये क्या बन गया? सेल्स रेशियो बन गया. क्या बन गया बेटा? सेल्स रेशियो बन गया प्री और पोस्ट के बीच का. तो यहां तक कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मान लो इस पीरियड के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इस पीरियड के जितने भी परचेजेस है, इस पीरियड की जितनी भी सेल्स है, सब कुछ सेल्स रेशियो में जाती है. किस रेशियो में जाती है? तो बेटर है कि आप एक काम करेंगे, सेल्स माइनस सीओजीएस करके 12 महीने की सेल ले लो, 12 महीने की सीओजीएस ले लो पूरी की पूरी. यहाँ पे निकालो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो. क्या निकाल लो? पूरे 12 महीने का. और फिर इसको किस रेशियो में बांट दो? 3:9 में सेल्स रेशियो में, सॉरी जो भी सेल्स रेशियो होगा पी और कॉस्ट का उसमें आप डिवाइड कर देंगे. 3:9 तो टाइम रेशियो हो गया. क्या हो गया? तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को सीधे सीधे किस रेशियो में बांटेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? सीधे सीधे बोलो, सेल्स रेशियो में बांट देंगे. अगर आपका जीपी रेशियो कांस्टेंट है थ्रू आउट द पीरियड, आपका जीपी रेशियो कांस्टेंट है थ्रू आउट द, मतलब पूरे साल एक जैसा जीपी रेशियो रहा है, तो आप क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में बांट देंगे. यही बात समझते हैं. तो आपका जो P&L अकाउंट बनेगा ना नए फॉर्मेट से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा. क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे आप. ठीक है? नहीं बेटा, अगर मैं आपको नए फॉर्मेट की बात करूं, जो हमारा शेड्यूल 3 है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में आपको याद दिलाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल लग गया. फिर नीचे चलता है सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, WIP फिनिश गुड्स, आया ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट,
मिसलेनियस अदर डाल के आप क्या करते हैं, खर्चों का टोटल लगाते हैं, तो वो फॉर्मेट में काम करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सेल से स्टार्ट नहीं करना, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करना। कोई दिक्कत है? क्वेश्चंस करते समय आपको समझा दूंगा, लेकिन एक बात समझ लें कि आपको क्या करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट को एक साथ ही निकालना है। और ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है किंजल? देखो हमारे पास में पूरे 12 महीने की इंफॉर्मेशन है, तो हमको क्या करना है, 3 महीने की इनकम अलग करनी है, 9 महीने की इनकम अलग करनी है, 3 महीने के खर्चे अलग करने हैं, 9 महीने के खर्चे अलग करने हैं। मतलब प्री के इनकम, प्री के खर्चे अलग करने हैं, पोस्ट की इनकम, पोस्ट के खर्चे क्या करने हैं, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर प्रॉफिट होगा तो कहां ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व, और लॉस होगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा, गुडविल। तो ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। चलिए स्टार्ट करें आगे कैसे। तो ये सेल्स रेशियो में जाएगा। टाइम रेशियो विल बी डिटरमाइन, अब टाइम रेशियो पता करेंगे बिटवीन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इन अबव एग्जांपल, जैसे आपको 4 महीने और 5 महीने का बेटा टाइम है प्री और पोस्ट का, तो 4:5 हो गया, आया ना। ऑल एक्सपेंसेस शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L रिलेटेड टू टाइम सच एज रेंट, ऑडिट फी, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, electricity, administration expenses will be apportioned on the basis of time ratio। तो खर्चों को किस रेशियो में बांटेंगे अपन पीयूष, टाइम रेशियो में बांटेंगे इन खर्चों को। Sales ratio will be determined on the basis of sales prior to incorporation and post incorporation। Obviously, sales ratio कैसे पता करेंगे कि prior incorporation की sales क्या है और post incorporation की sales क्या है। And all expenses related to sales। अब देखो sales से related खर्चे indirect भी तो होते हैं, such as advertisement, commission on sales, expenses on agents, bad debt, trading expenses, carried outward, cash discount, provision for doubtful debts, packing expenses, etc. will be apportioned on this basis। तो ये खर्चे किस रेशियो में बढ़ जाएंगे बेटा, किंजल, सेल्स रेशियो में बढ़ जाएंगे। ये बात समझ में वंशिका। Some expenses are of different nature, which can neither be apportioned on the time basis nor it can be apportioned on the sales basis। Such expenses can be apportioned as follows। अब कुछ खर्चे क्या होते हैं ना, तो प्री से रिलेटेड होते हैं ना, कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं ना, सेल्स रेशियो में बांटे जा सकते हैं, राइट। मतलब कुल मिलाकर टाइम और सेल्स रेशियो में नहीं चलते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, जैसे सुनना। सबसे पहला पॉइंट है सम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पीरियड ओनली। वेंडर इज एन इंडिविजुअल फर्म, देन सैलरी टू ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक बार बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कंपनी में की जाती है क्या? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कंपनी में की जाती है क्या? क्या आप पार्टनर को सैलरी कंपनी में देते हैं क्या? तो अगर ऐसे आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ के होंगे बेटा, प्री के। कहाँ के होंगे, कॉस्ट के नहीं होंगे, होंगे क्या? फिर आगे चलो, तो आपको क्या बोलेंगे, सच एक्सपेंसेस कैन बी अपोर्शन्ड एज फॉलोज। तो ये क्या बोलेंगे आपको, प्योरली एक्सपेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड एंड नो पार्ट ऑफ इट विल बी अपोर्शन्ड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और इसका कुछ भी पार्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में नहीं आएगा। अब सम एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली। अच्छा, कुछ खर्चे पोस्ट के होते हैं, जैसे डिबेंचर पर इंटरेस्ट हो गया, डायरेक्टर की फीस हो गई, बात समझ नहीं है, ठीक है। तो ये खर्चे कंपनी में ही नजर आते हैं बेटा, ये कोई सोल प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप में नजर आएंगे क्या? तो हमने क्या बोला था, सब एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली। बी पॉइंट पढ़ रहा हूं, परचेजर इज अ कंपनी, परचेजर क्या है, कंपनी है, एंड वेंडर इज नॉट अ कंपनी, वेंडर कंपनी नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, शेयर ट्रांसफर फी, इनकम है। Amortization of preliminary expenses related to post incorporation, no part of it can be charged against the profit prior to incorporation। तो कुछ खर्चे कंपनी के ही होंगे बेटा, तो वो पोस्ट में ही जाएंगे, प्री में नहीं जाएंगे। यही बात समझ में। In case of vendor and purchaser both are company, then it cannot be said that expenses related to post incorporation period only। अभी बताया कि पहले भी कंपनी थी और बाद में भी क्या है, तो फिर ये नहीं कह सकते कि सारे खर्चे पोस्ट के। फिर देखने पड़ेंगे, आपको उसका इंटरेस्ट है तो ये देखेंगे, पहले डिबेंचर थे नहीं थे, अभी थे नहीं है, बात समझ में आई है, ठीक है। आपके जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो नए बिजनेस की होंगे, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस नए बिजनेस की होंगे, पुराने के होंगे। तो ये आपको एक एक आइटम को फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्री और पोस्ट में कितना कितना
So in that the such cases such expenses related to company funds should be apportioned on the time basis. तो बता दे टाइम बेसिस में बांट दो. लेकिन इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया इसने, क्या लिया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डिबेंचर हमारे शुरू से ही है तो उसको ब्याज को टाइम रेशियो में बांट दिया, ऐसा कहना चाह रहा है. For some type of expenses, specific information is provided either directly or indirectly. In such situation, expenses should be accordingly apportioned accordingly. For example, if interest is paid to vendor for delay payment, then final payment is made on 1st December. अभी बोल रहा है कि कुछ खर्चों के बारे में स्पेसिफिकली कह दिया जाता है तो आप उनको उसी रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसे वेंडर को हमने परचेज कंसिडरेशन देना था तो डिले दिया तो उसमें क्या पे करना पड़ गया? इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट का मैटर तो कब से चालू होगा? 1 जुलाई से. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट दिया अपन ने, जिसमें से 4 महीने का क्या है? प्री का है. क्या है? बुक वाले एग्जांपल में चल रहा हूं. और 1 महीने का क्या है? पोस्ट का है. तो वो क्या हो गया? पोस्ट की वन में बच जाएगा. कोई दिक्कत? जिसके क्वेश्चंस मैं कल करवाता हूं आपको. अभी आप इंडेक्स नंबर निकालिए. दोबारा देख कर लेना.